ड्राइंग रूम में बैठे पापा अखबार पढ़ रहे थे और उनके पास बैठी मम्मी टीवी देख रही थी। मैंने जरा ऊंची आवाज में दोनों को बताया, आप दोनों से मिलने मनीष 2 घंटे के बाद आ रहा है। किस लिए? पापा ने आदतन फौरन माथे पर बल डाल लिए। शादी की बात करने। शादी की बात करने वह हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? क्या बेकार का सवाल पूछ रहे हैं आप? मम्मी ने भी आदतन तीखे लहजे में पापा को झिड़का और फिर उत्तेजित लहजे में मुझसे पूछा, क्या तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है? हाँ मम्मी। गुड, वेरी गुड। मम्मी खुशी से उछल पड़ी। बट आई डोंट लाइक दैट बॉय। पापा ने चिढ़े लहजे में अपनी राय जाहिर की तो मम्मी फौरन उनसे भिड़ने को तैयार हो गई। मनीष क्यों आपको पसंद नहीं है? क्या कमी है उसमें? मम्मी का लहजा फौरन आक्रामक हो उठा। हमारी नेहा के सामने उसका व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। जचता नहीं है वह हमारी बेटी के साथ। मनीष कंप्यूटर इंजीनियर है। उसके पिताजी आपसे कहीं ज्यादा ऊंची पोस्ट पर हैं। वह फ्लैट नहीं बल्कि कोठी में रहता है। मुझे तो वह हर तरह से नेहा के लिए उपयुक्त जीवन साथी नजर आता है। तुझे तो वह जंचेगा ही, पापा गुस्से में बोले, क्योंकि मैं जो उसे पसंद नहीं कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ बोलते हुए ही तो तूने सारी जिंदगी गुजारी है। पापा, आई लव मनीष। मुझे अपना जीवन साथी चुनने। मम्मी ने मुझे अपनी बात पूरी नहीं कहने दी और पापा से भिड़ना जारी रखा। मैंने आपके साथ जिंदगी गुजारी नहीं, बल्कि बर्बाद की है। रात दिन की कलह, टोका-टाकी और बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिला है मुझे पिछले 25 साल में। इंसान जिस लायक होता है उसे वही मिलता है। बुद्धिहीन इंसान को जिंदगी भर जूते ही खाने को मिलेंगे। आपके पास भी जहरीली जबान ही है, दिमाग नहीं। क्या ये समझदारी का लक्षण है कि बेटी शादी करने की अपनी इच्छा बता रही है और आप क्लेश करने पर उतारू हैं? मैं अपनी बेटी के लिए मनीष से कहीं ज्यादा बेहतर लड़का ढूंढ सकता हूँ। पहली बात तो ये कि आज तक आपने नेहा के लिए एक भी रिश्ता नहीं ढूंढा है। दूसरी बात कि जब नेहा मनीष से प्रेम करती है तो शादी भी उसी से करेगी या नहीं? ये प्रेम कुछ नहीं होता। जो फैसला बड़े सोच समझ और ऊंच नीच देखकर करते हैं वही बेहतर होता है। प्रेम के ऊपर आप नहीं तो और कौन लेक्चर देगा? मम्मी ने तीखा व्यंग्य किया। शादी के बाद भी आप प्रेम के क्षेत्र में रिसर्च जो करते रहे हैं। मैं किसी भी औरत से हंसूं बोलूं तो तुझे हमेशा चिढ़ ही हुई है। जिस आदमी की पत्नी लड़ झगड़ कर महीने में 15 दिन मायके में पड़ी रहती थी वह अपने मनोरंजन के लिए दूसरी औरतों से दोस्ती करेगा ही। मेरी गोद में नेहा न आ गई होती तो मैंने आपसे तलाक ले लिया होता। अब मम्मी की आंखों में आंसू छलक आए थे। बात बात पर पुलिस बुलाकर पति को हथकड़ियां लगवा देने वाली पत्नी को तलाक देने की इच्छा किस इंसान के मन में पैदा नहीं होगी? मैं भी इस नेहा के सुखद भविष्य के कारण ही तुमसे बंधा रहा, नहीं तो मैंने तलाक जरूर। अब आप दोनों चुप भी हो जाओ। मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि मम्मी और पापा जोर से चौंककर सचमुच खामोश हो गए। घर में आपका होने वाला दामाद कुछ ही देर में आ रहा है। मैंने उन दोनों को सख्त स्वर में चेतावनी दी, अगर उसे आप दोनों ने आपस में गंदे ढंग से झगड़ने की हल्की सी झलक भी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। गुड़िया, तू गुस्सा मत हो और अच्छी तरह से तैयार हो जा। मम्मी एकदम से शांत नजर आने लगी थी। मैं भी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाने को निकलता हूँ। नाखुश नजर आ रहे पापा मम्मी को गुस्से से घूरने के बाद बेडरूम की तरफ चले गए। अपने कमरे में पहुंचने के बाद मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। अपने माता पिता को बचपन से मैं बात बात पर यूं ही लड़ते झगड़ते देखती आई हूँ। अपनी तीखी कड़वी जबानों से दोनों ही एक दूसरे के दिलों को जख्मी करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। वे दोनों ही मेरे भविष्य का निर्माण अपने अपने ढंग से करना चाहते थे। अक्सर उनके बीच झड़पें मुझे लेकर ही शुरू होती। मम्मी चाहती थी कि उनकी सुंदर बेटी प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामिनी बने। उन्होंने मुझे सदा अच्छा पहनाया, मुझे डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग दिलवाई। मेरी हर इच्छा को पूरी करने के लिए वे तैयार रहती थीं। वे खुद कमाती थीं, इसलिए मुझ पर पैसा खर्च करने में उन्हें कभी दिक्कत नहीं हुई। पापा का जोर सदा इस बात पर रहता कि मेरा करियर बड़ा शानदार बने। वे मुझे डॉक्टर या IAS अफसर बनाना चाहते थे। मेरे स्वास्थ्य की भी उन्हें फिक्र रहती। मैं खूब जूस और दूध पीऊं और नियमित रूप से व्यायाम करूं, ऐसी बातों पर उनका बड़ा जोर रहता। वैसे सच्चाई यही है कि मेरी मम्मी के साथ ज्यादा अच्छी पत्ती रही क्योंकि पापा को खुश करना मेरे खुद के लिए टेंशन का काम बन जाता था। पापा की डांट से बचाने के लिए मम्मी मेरी ढाल हमेशा बन जाती थी। मुझे लेकर उनके बीच सैकड़ों बार झगड़ा हुआ होगा। जब एक बार दोनों का मूड बिगड़ जाता तो अन्य क्षेत्रों में भी उनके बीच टकराव और तकरार का जन्म हो जाता। मम्मी ने 5-6 साल पहले ऐसे ही एक झगड़े में पुलिस बुला ली थी।
मुझे वो सारी घटना अच्छी तरह से याद है। उस दिन डर कर मैं खूब रोई थी। मैं न होती तो वे दोनों कब के अलग हो गए होते। ऐसी धमकियां मैंने हजारों बार उन दोनों के मुंह से सुनी थी। अब मनीष से शादी कर मैं सिंगापुर जाने वाली थी। मेरी गैरमौजूदगी में कहीं इन दोनों के बीच कोई अनहोनी न घट जाए, इस सोच के चलते मेरा मन कांपना शुरू हो गया था। मनीष आया तो मम्मी ने प्यार से उसे गले लगाकर स्वागत किया था। पापा भी जब उससे मुस्कुरा कर मिले तो मैंने मन ही मन बड़ी राहत महसूस की थी। हम दोनों अगले हफ्ते शादी करना चाहते हैं क्योंकि 15 दिन बाद मुझे सिंगापुर में नई कंपनी ज्वाइन करनी है। अभी शादी नहीं हुई तो मामला साल भर के लिए टल जाएगा। मनीष ने उन्हें ये जानकारी दी तो मम्मी पापा दोनों के चेहरों पर टेंशन नजर आने लगा था। सप्ताह भर का समय तो बड़ा कम है मनीष, हम सारी तैयारियां कैसे कर पाएंगे? मम्मी चिंतित हो उठी। आंटी, शादी का फंक्शन छोटा ही करना पड़ेगा। वह क्यों? पापा के माथे में फौरन बल पड़े तो उन्हें शांत रखने को मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर अर्थपूर्ण अंदाज में दबाया। सच बात यह है कि मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते से बहुत खुश नहीं हैं। मैंने इसी वजह से कल रात ही उन्हें नेहा से शादी करने की बात तब बताई जब नई कंपनी से मुझे ऑफर लेटर मिल गया। उन दोनों की नाखुशी के चलते बड़ा फंक्शन करना संभव नहीं है न अंकल। मेरी बेटी लाखों में एक है मनीष, उन्हें तो इस रिश्ते से खुश होना चाहिए। आई नो अंकल, पर वे दोनों आप दोनों जितने समझदार नहीं हैं जो अपनी संतान की खुशी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने। मनीष की इस बात को सुनकर मुझे अचानक इतनी जोर से हंसी आई कि मुझे ड्राइंग रूम से उठकर रसोई में जाना ही उचित लगा था। उस पूरे सप्ताह खूब भागदौड़ रही। मम्मी व पापा को इस भागदौड़ के दौरान जब भी फुर्सत मिलती वे आपस में जरूर उलझ पड़ते। मैं दोनों पर कई बार गुस्से से चिल्लाई तो कई बार आंखों से आंसू भी बहाए। जो रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे उन्होंने भी बार बार उन्हें लड़ाई झगड़े में ऊर्जा बर्बाद न करने को समझाया, पर उन दोनों के कानों पर जू नहीं रेंगी। हमने फंक्शन ज्यादा बड़ा नहीं किया था, पर हर काम ठीक से पूरा हो गया। मेरी ससुराल में मेरे रंग रूप की खूब तारीफ हुई तो मेरे सास ससुर भी खुश नजर आने लगे थे। हमारा हनीमून 3 दिन का रहा। मनाली के खुशगवार मौसम में अपने अब तक के जीवन के सबसे बेहतरीन मौज मस्ती भरे 3 दिन मनीष के संग बिताकर हम दिल्ली लौट आए। वापस आने के 2 दिन बाद ही हमने हवाई जहाज पकड़ा और सिंगापुर चले आए। अपने मम्मी पापा से विदा लेते हुए मैं रो रही थी। आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना प्लीज। आपका लड़ाई झगड़ा अब भी चलता रहा तो मेरा मन परदेश में बहुत दुखी रहेगा। मैंने बार बार उनसे ऐसी विनती जरूर की, पर मन में भारी बेचैनी और चिंता समेटे ही मैंने मम्मी पापा से विदा ली थी। शुरुआत के दिनों में दिन में 2-2 बार फोन करके मैं उन दोनों का हालचाल पूछ लेती। हम ठीक हैं, तुम अपना हालचाल बताओ। वे दोनों मुझे परेशान न करने के इरादे से यही जवाब देते, पर मेरा मन उन दोनों को लेकर लगातार चिंतित बना रहता था। मनीष जब भी मुझे इस कारण उदास देखते तो बेकार की चिंता न करने की सलाह देते। मैं खुद को बहुत समझाती, पर मन चिंता करना छोड़ ही नहीं पाती थी। बीतते समय के साथ मेरा मम्मी पापा को फोन करना सप्ताह में 1-2 बार का हो गया। मनीष की अपने बॉस से ज्यादा अच्छी नहीं पट रही थी। इस कारण मुझे जो टेंशन होता वही मैं फोन पर अपने मम्मी पापा से ज्यादा बांटती थी। मनीष ने कोशिश करके अपना तबादला बैंकॉक में करा लिया। वहां शिफ्ट होने से पहले उन्होंने 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली। लगभग 6 महीने बाद इस कारण हमें इंडिया आने का मौका मिल गया था। सारा कार्यक्रम इतनी जल्दी बना कि अपने आने की सूचना मैंने मम्मी पापा को न देकर उन्हें सरप्राइज देने का फैसला किया था। मनीष और मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधे पहले मेरे घर पहुंचे। 4 दिन बाद मेरे सास ससुर की शादी की 30वीं वर्षगांठ थी, इसलिए पहले 3 दिन मुझे मायके में बिताने की स्वीकृति मनीष ने दे दी थी। मनीष और मुझे अचानक सामने देखकर मेरे मम्मी पापा भौचक्के के रह गए। मम्मी की चाल ने मुझे साफ बता दिया कि उनकी कमर में तेज दर्द हो रहा है, पर फिर भी उन्होंने उठकर मुझे गले से लगाया और खूब प्यार किया। पापा की छाती से लगकर मैं अचानक ही आंसू बहाने लगी थी। उनको प्रसन्न अंदाज में मुस्कुराते देख मुझे इतनी राहत और खुशी महसूस हुई कि मेरी रुलाई फूट पड़ी थी। आप दोनों को क्या हमारे आने की खबर थी? कुछ संयत हो जाने के बाद मैंने इधर उधर नजरें घुमाते हुए हैरान स्वर में सवाल किया। नहीं तो क्यों नहीं दी तूने अपने आने की खबर? मम्मी नकली नाराजगी दिखाते हुए मुस्कुराईं। मुझे आप दोनों को सरप्राइज देना था। वैसे पहले ये बताओ कि सारा घर फिर किस खुशी में इतना साफ सुथरा, इतना सजा धजा नजर आ रहा है? घर तो अब ऐसा ही रहता है नेहा। हाँ, पर्दे पिछले महीने बदलवाए थे, सो इस कारण ड्राइंग रूम का रंग ज्यादा निखर आया है। कमाल है मम्मी,
अपनी कमर दर्द की परेशानी के बावजूद आप इतनी मेहनत। मेरी प्यारी गुड़िया, ये सारी जगमग तेरी माँ की मेहनत का नतीजा नहीं है। आजकल साफ सफाई का भूत मेरे सिर पर जरा ज्यादा चढ़ा रहता है। पापा ने छाती चौड़ी कर मजाकिया अंदाज में अपनी तारीफ की तो हम तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आप और घर की साफ सफाई, आई कांट बिलीव यू पापा। अरे अपनी मम्मी से पूछ ले। मैं मम्मी की तरफ घूमी तो उन्होंने हंसकर कहा, मैंने अब इन्हें गृहकार्यों में अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया है नेहा। कुछ देर में ये हम सबको देखना कितने स्वादिष्ट गोभी और मूली के पराठे बनाकर खिलाएंगे। गोभी और मूली के पराठे पापा बनाएंगे। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। साफ सफाई और किचन पापा ने संभाल लिया है, तो घर में आप क्या करती हो? मैंने आंखें मटकाते हुए मम्मी से सवाल पूछा। आजकल जमकर ऐश कर रही हूँ। मम्मी ने जब अपने बालों को झटका देकर बड़ी अदा से पीछे किया तो मैंने नोट किया कि उन्होंने बाल छोटे करा लिए थे। बाल कब कटवाया आपने? बड़ा सूट कर रहा है आप पर यह नया स्टाइल। मैंने चारों तरफ घूमकर मम्मी के नए स्टाइल का निरीक्षण किया। तेरे पापा को ही मुझे मेम बनाने का शौक चढ़ा और जबरदस्ती मेरे बाल कटवा दिए। मम्मी ने अजीब सी शक्ल बनाकर पापा की तरफ बड़े प्यार से देखा था। चल, बाल तो मैंने कटवा दिए, पर ज्यादा सुंदर दिखने को ब्यूटी पार्लर और जिम की चक्कर तो तुम अपनी इच्छा से ही लगा रही हो न। पापा ने यह नई जानकारी दी तो मैंने मम्मी की तरफ और ज्यादा ध्यान से देखा। उन्होंने अपना वजन सचमुच कम कर लिया था और उनके चेहरे पर भी अच्छा खासा नूर नजर आ रहा था। आप दोनों 6 महीने में कितना ज्यादा बदल गए हो। मम्मी, आप सचमुच बहुत सुंदर दिख रही हो। मैंने प्यार से उनका गाल चूम लिया। स्वीट हार्ट, तुम बेकार ही सिंगापुर में मम्मी पापा की चिंता करती रहती थी। ये दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मनीष की इस बात को सुनकर मैं झेप उठी थी। हमारी फिक्र न किया करो तुम दोनों, परदेस में तुम तो हमारी गुड़िया का पूरा पूरा ध्यान रखते हो न मनीष। पापा ने अपने दामाद के कंधे पर हाथ रख दोस्ताना अंदाज में सवाल पूछा। रखता तो हूँ, पर शायद उतना अच्छी तरह से नहीं जितना आप मम्मी का रखते हैं। मनीष की यह बात सुनकर हम सब फिर से हंस पड़े। कैसे हो गया ये चमत्कार? मेरी हंसी थमी तो मैंने पापा और मम्मी का हाथ प्यार से पकड़कर हैरान सी हुई यह सवाल मानो खुद से ही पूछा था। मुझे कारण पता है। मनीष किसी स्कूली बच्चे की तरह हाथ उठाकर बोले तो हम तीनों बड़े ध्यान से उनका चेहरा ताकने लगे थे। हमारे ध्यान का केंद्र अच्छी तरह बन जाने के बाद उन्होंने शरारती अंदाज में मुस्कुराते शर्माते हुए कहा, मेरी समझ से इस घर में दामाद के पैरों का पड़ना शुभ साबित हुआ है। फिर हम चारों के सम्मिलित ठहाके से ड्राइंग रूम गूंज उठा।